हे एवरीवन, मैं आ गया हूँ आपके लिए सब्जेक्टिव वीडियो लेके चैप्टर नंबर 3 कर इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार होने वाले हैं। अगर आपको अभी तक डर लग रहा था, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे थे, तो इस वीडियो के बाद से भी आपके सारे डर खत्म होने वाले हैं। तो आपको वन शॉट, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव, अगर आप सिर्फ इतना कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहो और ऑर्डर को फॉलो करते रहो। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ ई। तो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और हमने उसको ईएमएफ लगा दिया ई। कीपिंग द सेल कनेक्टेड, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज टू 2l। तो हमने लेंथ को डबल कर दिया बाय ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग इट। इफ आर एंड आर डैश आर द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, तो आर और आर डैश रेजिस्टेंस की वैल्यूज है, एंड वीई एंड वी डैश आर द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन। तो बोल रहा है नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस में और नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पुराने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। तो देखो, अगर अगर आपने के पास कोई लेंथ है और इसकी लेंथ है एल और आपने इस वायर को एन टाइम्स कर दिया, मान लो ये वायर एन टाइम्स हो गई। अब ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डजेंट मैटर। लेकिन जो नया रेडियस आता है, नया रेजिस्टेंस आता है, वो आता है एन स्क्वायर टाइम्स आर। और ये एन आप कैसे निकालोगे? एन आप निकालोगे फाइनल लेंथ कितनी हो रही है और शुरू में कितनी थी, इस तरीके से निकाल लो। तो यहाँ पे हमारे जो एन की वैल्यू है वो कितनी है? 2 है, क्योंकि फाइनल लेंथ हमारी 2l है और इनिशियल लेंथ हमारी स्मॉल l है। तो ये हो गया ट्वाइस हो रही है। तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये पुरानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, इसका फॉर्मूला होता था ईट अपॉन एम, ईट अपॉन एम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमें पोटेंशियल और लेंथ दे रखी है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ई वी टॉ अपॉन एम एल, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। अब आपने पोटेंशियल सेम रखा, लेकिन आपने लेंथ क्या कर दी? डबल कर दी। तो वी ई डैश क्या हो जाएगा? ई वी टॉ अपॉन एम, और लेंथ की जगह आ जाएगा 2l। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया और ये वैल्यू हमारी पुरानी वी है, तो ये हो गया v अपॉन 2। तो जो हमारी नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पहले की हाफ हो गई। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। और थर्ड पार्ट, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर से हायर पोटेंशियल जाएंगे, बिल्कुल जाते हैं। डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? बोल रहा है कि इसका मतलब क्या वो सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? नहीं, ओवरऑल वो एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन मूव करते हैं। हाँ, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम एक डायरेक्शन में ले लेते हैं। इसीलिए इस बात का जो आंसर होगा वो नो होगा। नो, दे मूव इन रैंडम डायरेक्शन, बट हाँ इवेंचुअली वो ड्रिफ्ट करते हैं हायर पोटेंशियल की तरफ। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। द फिगर शोज द सर्किट विद 3 आइडियल बैटरीज। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट्स इन द ब्रांचेस AG, BF एंड CD। तो इन 3 ब्रांचेस में हमें करंट निकालना है और बैटरीज एरिया में 6 वोल्ट 6 वोल्ट 3 वोल्ट। तो हमारे KVL की एप्लीकेशन पे है ये। तो करंट डिवाइड कर लेते हैं। देखो, कभी कभी करंट आपको गिवन होगा, कभी कभी हमें खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे बड़ी बैटरी देख लेता हूँ। सबसे बड़ी बैटरी से आप करंट निकाल दो और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? 6 और 6 है। तो आप एक जगह से कहीं से करंट निकाल दो। मान लो आपने इस कॉर्नर से पकड़ लिया और यहाँ से आपने I1 करंट निकाल दिया। आप 1 से स्टार्ट करना है, इसको नंबरिंग करना 1 2 3 एंड सो ऑन, ताकि अगर आप 2 तक जाओगे तो आपको पता चल जाएगा 2 वेरिएबल है, अगर 3 तक जाओगे तो पता चल जाएगा 3 वेरिएबल है। तो I1 यहाँ पे गया, अगर I1 यहाँ पहुंचेगा तो इसको I1 करंट मिलेगा। हमेशा रजिस्टर के पास जाके करंट लिख दो ताकि आप उसे मिस ना करो। तो I1 करंट जब यहाँ पहुंचेगा इस जंक्शन में, तो इसमें से अब मान लेते हैं इस बैटरी से कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से ले लेते हैं I2 आ रहा है। तो यहाँ से आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2। तो ये I1 और I2 यहाँ पे जंक्शन लॉ लग जाएगा, फर्स्ट लॉ, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? यहाँ पे I1 प्लस I2। तो AG वाली ब्रांच में कितना करंट है? I1 प्लस I2। यहाँ पे I1 प्लस I2 है, मतलब इसको भी कितना करंट मिलेगा? I1 प्लस I2। हमेशा रजिस्टर को जाके करंट दे दो ताकि आप मिस ना कर दो उसे गलती से भी। तो और इस रजिस्टर फिर यहाँ से जाएगा I1 प्लस I2। तो देखो I2 यहाँ चला गया, अब I1 वापस यहाँ चला जाएगा, तो करंट हो गया डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि अगर मुझे AG वाली ब्रांच का आंसर चाहिए, AG ब्रांच में जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा? I1 प्लस I2 आएगा इसका आंसर। तो इस हिसाब से हम सारे आंसर निकाल लेंगे। BF में कौन सा आंसर आएगा? I2। CD में कौन सा रहेगा? I1। तब 2 लूप है, कितने वेरिएबल होगा? हम लोग तो 2 तक गए मैक्सिमम, I1 और I2, तो 2 वेरिएबल, तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 लूप लगा लेते हैं। एक आप ऐसे चल लो, एक आप ऐसे चल लो। इसको बोल देते हैं लूप नंबर 1, इसको बोल देते हैं लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 1 का नाम दे देते हैं कुछ, तो लूप नंबर 1।
क्या नाम है इस लूप का? मान लें हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ए बी एफ जी ए, पहले ए फिर बी, ए बी एफ जी और फिर ए, ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो इसका डायरेक्शन मैं रिवर्स कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। मैंने लास्ट मोमेंट में चेंज कर दिया, ऐसे जा रहे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ, तो ए से भी जा रहे हैं। तो बस आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, अगर आप करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेना है, करंट के अपोजिट जा रहे हो तो पॉजिटिव। तो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, तो देखो क्या आएगा, ये 2 इंटू आई वन प्लस आई टू, तो करंट इंटू रजिस्टर, तो 2 इंटू आई वन प्लस आई टू, पहले आप ये टर्म लिख दो, लिख दिया आपने ये टर्म। और फिर ये सोचना है आपको कि आप किधर जा रहे थे, आप जा रहे थे ए से बी, लेकिन करंट कहाँ जा रहा था, उल्टा, तो अपोजिट है, इसलिए ये आएगा किसका, प्लस का आएगा। फिर आप यहाँ से यहाँ गए, नीचे गए, फिर क्या आएगा 4 इंटू आई टू, तो 4 रजिस्टर है और करंट कितना मिल रहा है आई टू, तो पहले आप ये लिख दो 4 आई टू, और फिर आराम से सोचो कि करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो आप आ रहे हो नीचे पर करंट जा रहा है ऊपर, तो ये अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर आप नीचे गए, अब आपको मिली बैटरी, तो आप बैटरी से अगर हायर से लोअर जाओगे तो आपको माइनस यूज़ करना है, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे -6, तो यहाँ पे आएगा -6, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इधर आ गए हम, फिर आएगा 2 इंटू आई वन प्लस आई टू, तो 2 इंटू आई वन प्लस आई टू, पहले एक्सप्रेशन लिख दो, फिर सोचो साइन क्या आएगा। तो आप जा रहे हो इधर, करंट जा रहा है इधर, तो अपोजिट है, तो फिर से क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर आप इधर पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे आप, अब वाली बैटरी जब मिलेगी तो देखो ये माइनस से प्लस है, तो आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो, तो गेन हो रहा है, तो ये आएगा +3, और जैसे आप वहाँ पहुँच गए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, इज इक्वल टू 0। तो बस अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, फाइनल क्या बन रही है ये, देखो यहाँ से 2i1 यहाँ से आ गया, 2i1 यहाँ से आ गया, तो ये हो गया 4i1, i2 कितना हो गया, ये हो गया 2i2, ये हो गया 2i2, ये हो गया 4i2, तो ये हो गया 8i2, और कांस्टेंट कितना है -6 और +3, तो -3 विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब लूप नंबर 2 यूज़ कर लेते हैं। तो अब हमारा जो लूप है वो है हमारा लूप नंबर 2, इस लूप का नाम क्या है, चलो यहाँ से चल लेते हैं, ऐसे चल लेते हैं, अब जैसे हमने एरो बना रखा है ऐसे चल लेते हैं, CBFDC, कैसे भी चल सकते हैं। तो C, पहले C, फिर B, फिर F जाएंगे, और फिर D जाएंगे, और फिर C जाएंगे। तो ये हमने बता दिया भाई, ऐसे चलने वाले हैं हम लोग अपने लूप में। चलो C से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले क्या आया, करंट और रजिस्टर, तो 2 इंटू आई वन, तो 2 इंटू आई वन, लेकिन हम कैसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर को, और करंट भी उधर ही जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन है, इसलिए क्या आएगा, माइनस। तो पहले आप वैल्यू लिख लो, फिर आप प्लस माइनस आराम से सोचते रहना। फिर इधर आओ, नीचे आओ, फिर क्या आया 4 इंटू आई टू, 4 इंटू आई टू लिख दिया आपने, 4 इंटू आई टू। अब सोचो आप जा रहे हो नीचे पर करंट का जा रहा है ऊपर, तो अपोजिट है, इसीलिए क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर आप नीचे गए, फिर ये है प्लस और ये माइनस, तो फिर से पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, प्लस से माइनस, अगर बैटरी प्लस से माइनस जा रहे हो तो आप पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो -6 आएगा यहाँ पे, फिर से -6। फिर यहाँ गए, फिर देखो क्या आएगा 2 इंटू आई वन, फिर लिख दो 2 इंटू आई वन, पर आप भी जा रहे हो ऊपर और करंट भी जा रहा है ऊपर, तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो माइनस आएगा। फिर आप पहुंचे यहाँ पे, फिर आया माइनस से प्लस, तो आप लोअर से हायर जा रहे हो, तो फिर से +6 इक्वल टू, क्योंकि आप सी पे पहुंच गए तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों को सॉल्व करके i1 i2 आ जाएगा। तो ये देखो ये तो कट गया 6 और -6 + 6, ये हो गया -2i1 -2i2, ओ -2i1 -2i1, तो ये हो गया 4i1 माइनस का, और ये हो गया +4i2 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के सीधे सीधे दिख रहा है ये इधर जाएगा, तो i1 बराबर i2 आ गया। ये होगी दूसरी इक्वेशन, ये होगी दूसरी इक्वेशन। तो इसको इधर डाल देते हैं, तो हमारे दोनों ही निकल जाएंगे बस। तो बस अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर हम इसको, चलो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। तो i1 हमारी इक्वेशन है 4i1 + 8i2 + 3। हमारी इक्वेशन है 4i1 + 8i2 इज इक्वल टू 3, लेकिन i1 i2 हमारे दोनों बराबर है, तो ये भी i1 है, ये भी i1 है, तो ये हो गया 12i1 या i2 बोल लो आप, ये हो गया 3। तो i1 की वैल्यू आ गई 1/4 एम्पियर, मतलब i2 भी कितना आ गया 1/4 एम्पियर, और i1 + i2 कितना आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया
हाफ एम्पियर। आप डेसिमल बोलना चाहते हो तो 0.25 एम्पियर, ये भी 0.25 एम्पियर और ये 0.5 एम्पियर। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा था ये नहीं पूछा था I1 I2 I3 की वैल्यू बताओ, सॉरी I1 I2 की वैल्यू बताओ या I1 प्लस I2। उन्होंने पूछा था ब्रांचेस में करंट बताओ, एजी में कितना है, तो एजी में कितना है I1 प्लस I2। तो ये वाला जो आंसर होगा ये हमारा होगा एजी ब्रांच का, ये हमारा एजी ब्रांच में करंट है। ऐसे सिमिलरली बोल रहा है बी एफ ब्रांच में कौन सा करंट है I2 और सी डी में कौन सा I1। तो आपको सी डी में जाके बोलना है भाई ये आपका सी डी वाला करंट है और ये आपका बी एफ वाला करंट है। तो ये हमारे फिर क्या हो जाएंगे, रिस्पेक्टिव आंसर्स हो जाएंगे। तो हम इनको बॉक्स में डाल देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। डिटरमाइन द करंट इन ब्रांचेस ए बी ए सी एंड बी सी। तो ये हमारी ब्रांच ए बी है और ये हमारी ब्रांच ए बी ब्रांच हो गई, ए सी ब्रांच हो गई ये वाली, और बी सी एरी। तो इन ब्रांचेस में तो ये करंट मतलब ये वाली ब्रांच में, अगर ए बी ब्रांच में तो आपको I2 की वैल्यू निकालनी है, ए सी में आपको I1 की वैल्यू निकालनी है और ए बी में आपको बी सी में आपको I2 प्लस I3, इस ब्रांच पे ये वाला करंट है। तो हमारे पास कितने वैल्यूज हैं I1 I2 I3, तो 3 तक दिख रहा है मैक्सिमम। तो हमें 3 को ही लूप यूज कर लेंगे हम लोग। तो एक आप लूप याला यूज कर लेंगे, एक याला लूप यूज कर लेंगे आप एक, और दूसरा हो जाएगा ये वाला दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेगी। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है अ, ये हमारा पेज नंबर 99 पे है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन था कि सारी ब्रांचेस में करंट निकालना है। तो बस यहाँ पे इसका कंप्लीट वही क्वेश्चन आप यूज कर लेना, आप 3 लूप यूज कर लेना और आपका सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो आंसर, यहाँ पे सारे ब्रांचेस का निकला हुआ है। तो क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी, तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर लेना। हम चलते हैं आगे। Two batteries of 3 volt and 6 volt and interresistance 0.2 ohm and 0.4 ohm are connected in parallel। तो हमारे पास भाई दो EMFs है पैरेलल में लगे हैं, उनके इंटररेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। इस कॉम्बिनेशन को हमने जोड़ दिया 4 ओम रेजिस्टर के साथ। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 4 ओम रेजिस्टर। बोला इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ। देखो पहली बात ऐसे करके लगाना पड़ेगा इसको, पहले 3 वोल्ट है हमारे पास और इसका फिर इंटर रेजिस्टेंस है, और हमारे पास फिर 6 वोल्ट है, इसका इंटर रेजिस्टेंस है। इन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इस पूरे कॉम्बिनेशन को फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को किसी के साथ कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर के साथ ऐसे। तो ये हमारा 4 ओम है, तो ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर का काम करेगा। ये आपका ईएमएफ हो गया E1, इसका इंटर रेजिस्टेंस R1, ये हो गया E2, ये हो गया R2, है ना। तो इसको बोल देते हैं E1, इसका इंटर रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया E2, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R। तो एक एक करके सारे पार्ट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट ईएमएफ, सेकंड है हमारा R इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। सिंपली ये फॉर्मूला होता है। और R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, इन दोनों का पैरेलल। तो पहले हम सेकंड वाला निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब दो ही हैं तो डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, R इक्विवेलेंट दो हैं तो आप डायरेक्ट कर लो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एलसीएम लेके आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो यही रिजल्ट आता है। दो के लिए आप डायरेक्ट यही लगाया करो। तो कितना है ये 0.2 और 0.4, तो 0.2 इंटू 0.4 अपॉन 0.2 प्लस 0.4, तो ये आ गया 0.6। दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 2 3 ज़ा, ये वैल्यू आ गई 0.4 अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई R इक्विवेलेंट की, इतने ओम। ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। अब इसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो E1 अपॉन R1 है ना, तो E1 अपॉन R1 कितना है, तो 3 अपॉन 0.2, तो ये हो गया 3 अपॉन 0.2 प्लस 6 अपॉन 0.4, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमें E निकालना है, E इक्विवेलेंट, अगर हमें E इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 0.4 अपॉन 3। तो देखो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा आसान कर देते हैं इसको, क्योंकि ये 0.4 है तो ये 0.4 तो इससे कट जाएगा, पर इससे नहीं कटेगा। तो इसको 2 दे दो, इसको भी 2 दे दो, तो अब तो कट जाएगा, कट गया। और ये 3 से कट जाएगा दोनों, ये 3 इससे कट जाएगा और ये 3 2 से कट जाएगा, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तो इक्विवेलेंट आ गया 4 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट आ गया। अब थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है करंट बताओ। तो करंट निकालने का तरीका कुछ नहीं होता भाई, इन दोनों को मिला के आपने एक बैटरी बना दी, एक प्रॉपर आपने एक सेल बना दिया ना। इसको आपने बोला कि भैया
ये दोनों मिला के जो है ये ई इक्विवेलेंट हो गया, इन दोनों को मिला के आर इक्विवेलेंट हो गया, और आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा रखा आर। तो करंट निकालने का तरीका क्या होता है? करंट निकालने का तरीका हमेशा ये होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बस ऐसा कर दो, टोटल ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया? इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट। अगर एक्सटर्नली बहुत सारे होते हैं तो उसका भी इक्विवेलेंट ले लेते हैं, तो हम एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं इन जनरल। पर अभी हमारे पास आ रही है तो यही रहने देते हैं। तो 4 अपॉन इक्वल आया था हमारा 4, ये आया था हमारा 0.4 और ये था हमारा 4। तो 4 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू आई थी 0.4 अपॉन 3, और ये जो भी आएगा हमारा, ये हमारे करंट की वैल्यू हो जाएगी इतने एम्पियर। तो कितना आ जाएगा ये? 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो 12 अपॉन 12.4, 12 अपॉन 12.4, तो ये 0 पॉइंट समथिंग है ना, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अ कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द वायर। तो हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म वायर है, मतलब उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो बोल रहा है उस पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी। तो देखो ऐसा है कि मान लो कि आपके पास इस तरीके की कोई वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपके पास इस तरीके का कोई वायर हो सकती है। मान लो आपके पास एक पॉइंट ये रहा ए और एक पॉइंट ये रहा बी। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे। देखो ऐसा होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया जैसे मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ईट अपॉन एम, इस तरीके से। और आपका जो जे होता है, जे ये होता है करंट अपॉन एरिया, और आई इज इक्वल टू होता है वीना। ये हमारे रिलेशन है कुछ कुछ। तो इन रिलेशन को सोच के हम कर सकते हैं। देखो जो चीज़ कांस्टेंट रहती है वो होता है करंट। जो चार्ज है वो कहीं पे रुक नहीं सकता, कहीं पे जमा नहीं हो सकता, एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, इसलिए चार्ज जो रहता है वो रहता है कांस्टेंट। तो इसका आंसर तो करंट है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए करंट। तो यहाँ पे हम करंट लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक और चीज़ होती है जो कांस्टेंट रहती है, उसका नाम है मोबिलिटी। मोबिलिटी, अब मोबिलिटी क्यों कांस्टेंट रहती है हम इसकी बात करते हैं, लेकिन मोबिलिटी भी कांस्टेंट रहती है। मोबिलिटी को हम डिफाइन करते थे म्यू से। म्यू इसका सिंबल होता था, इसका डेफिनेशन होती थी इसकी, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाएंगे। तो इसीलिए अगर इसमें से हम ई हटा दें तो ये आ जाएगा ई टॉप अपॉन एम। तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है एक, ई टॉप अपॉन एम। इसके असाइनमेंट भी पूछता है। तो आप ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी यूनिफॉर्म नहीं होगा वायर तो ये दो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, और अब ये सारी चीज़ें बदलने वाली है, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। मतलब जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब बी पॉइंट पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और ए पॉइंट पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कम होगी। सिमिलरली अब क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे कम हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ज़्यादा होगी। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और दूसरा क्या, यहाँ पे एरिया देखो, जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे करंट डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पे करंट डेंसिटी भी ज़्यादा है, और यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन कम होता रहता है, ये तीनों चीज़ें बढ़ती जाएंगी, और ये तीनों चीज़ें है ना, यहाँ पे कम है वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन दो चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। कौन कौन? करंट और मोबिलिटी। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया इसका आंसर। Two cells of EMF E1 and E2 have their internal resistance R1 and R2 respectively. Deduce an expression for the equivalent EMF and internal resistance of the parallel combination. तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। ये दो आप अनइक्वल सेल्स ले रहे हो, अनआइडेंटिकल सेल्स ले रहे हो आप, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल कनेक्शन। तो जिसका जो आंसर आता है वो ये आता है। पहले आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हो क्योंकि वो पैरेलल में लगे हैं, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और फिर जब आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हो तो इसको इस फॉर्मूले में यूज करोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा। ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पहले वाले का ईएमएफ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरे वाले का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ये आपको मिल जाएगा ऑल डेरिवेशन वाली वीडियो में, वरना आप चैप्टर 2 में भी जा सकते हो डायरेक्ट, वहाँ पे चैप्टर वाइज है। तो डेरिवेशन तो आप वहाँ से कर लेना, ये पहला वाला डेरिवेशन है। अब हम करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या है? इन केस द टू सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर उनके सेल्स आइडेंटिकल हो जाए, ईच ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट, अगर दोनों का ईएमएफ हो जाए 5 वोल्ट, इंटर रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाए, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम। क्या बोल रहा है कि अगर दोनों सेल सेम हो जाए, भाई ये भी आपका 5 वोल्ट हो जाए, ये भी आपका 5 वोल्ट हो जाए,
और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितने हो जाए, सेम हो जाए उनके, 2 और 2। और इसको हम लोग लगा दें किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर से जिसकी वैल्यू है 10। ये आपका एक्सटर्नल हो गया तो इसको कैपिटल आर बोल देते हैं। तो बोल रहे अब कितना आएगा इसमें वोल्टेज अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, तो इसमें पता लगा लो करंट कितना आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट कैसे निकलेगा, टोटल EMF कितना हो जाएगा। तो ये पैरेलल में आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं ये आइडेंटिकल, तो 5 और 5 पैरेलल में सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही आएगा। तो 5 5 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 ही आएगा। आप चाहो तो ये 2 और 2 का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 हो गया। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 1, ये हो गया पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 हो गई। ये वैल्यू आपकी 10 है, इक्विवेलेंट आपका 5 है। तो अगर आप इसको 1 निकाल लोगे 1 और आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, इस फॉर्मूले से भी सही आएगा क्योंकि ये तो जनरल फॉर्मूला है। तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट 1 हो गया, तो 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, और ये कितना बन जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो अगर आपका आइडेंटिकल सेल्स होते हैं तो फिर आपका EMF उतना ही रहेगा जितना एक सेल का होगा। तो आपको सिर्फ एक सेल का यूज करना है, 2 का नहीं। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे। तो आंसर कितना आ गया इसका, 5 अपॉन 11, 5 अपॉन 11 एम्पियर। ये तो करंट आ गया, पर हमें निकालने का था वोल्टेज, तो हमें निकालना था वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R। तो हम इसको लिख देंगे V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 अपॉन 5 अपॉन 11। ये तो हो गया करंट, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 50 अपॉन 11 वोल्ट। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ये हमारे 40 और 20 ओम के रेजिस्टर है, हमें बताना है कि इनके अक्रॉस कितना करंट पास हो रहा है। तो भैया हमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा खुद से। तो करंट ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी बैटरी दिख रही है, एक 40 एक 80 है, तो यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं कि I1 करंट निकल रहा है। यहाँ से I1 करंट निकला, I1 करंट निकला। अब मान लेते हैं इस वाले में चला गया, जब यहाँ पे I1 करंट पहुंचा, मान लेते हैं I2 चला गया यहाँ पे, I2 यहाँ चला गया, तो I1 में से I2 यहाँ चलाएगा, बाकी जो बचा कितना आया I1 माइनस I2। तो इस रजिस्टर को कितना करंट मिल रहा है, I1 माइनस I2, और ये करंट यहाँ गया, I1 माइनस I2 यहाँ गया, और यहाँ से आ रहा था I2, यहाँ से आ रहा था I1 माइनस I2, और ये दोनों फिर मिल गए, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, इसलिए यहाँ पे वापस I1 करंट आ गया। तो हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमारे पास हम कहाँ तक गए, 2 तक गए, I1 I2, तो 2, तो 2 बार हमें लगानी पड़ेगी इक्वेशन। तो आप ऐसे चल लेते हैं, इसमें ऐसे चल लेते हैं, और इस वाली में भी हम ऐसे चल लेंगे। तो कर देते हैं हम लोग लूप। तो कौन सा लूप यूज करें, पहले ऊपर वाला ही लूप यूज कर लेते हैं। तो ABCD, तो एक लूप कर लेते हैं यूज, ABCD, और फिर वापस A पे आ जाएंगे ऐसे। तो यहां चलते हैं, तो यहाँ माइनस से प्लस, तो लोअर से हायर, तो ये आएगा प्लस 80। फिर आप यहाँ गए तो 20 इंटू I1 करंट इंटू रजिस्टर, और आप करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस में आएगा, तो आएगा माइनस। फिर आप इधर गए, नीचे गए, वापस आए, अब आप जा रहे हो इधर और करंट भी जा रहा है इधर, तो आप करंट डायरेक्शन में, तो 40 करंट कितना है I2, तो 40 इंटू I2 तो वैल्यू हो गई पोटेंशियल ड्रॉप की, और क्योंकि आप भी इधर जा रहे हो करंट भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन, तो माइनस। और फिर ऊपर पहुंच गए, जैसे ही A पे पहुंचे इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कितनी आ रही है, ये आ रही है 20 I1 प्लस इन दोनों को इधर भेज दिया मैंने, 40 I2 इज इक्वल टू 80। अब पूरी इक्वेशन को हम चाहे तो 20 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 से उड़ा दो इसको, तो 20, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो हमारी जो इक्वेशन आई फाइनली वो आई I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 84। तो जितना सिंप्लीफाई हो जाएगा उतना सिंप्लीफाई कर दो, तो एक इक्वेशन मिल गई। अब क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है तो एक और इक्वेशन चाहिए, तो कर देते हैं एक और इक्वेशन। तो कौन सा लूप है, लूप का नाम क्या है, लूप नीचे वाला लूप। तो कहाँ चले इसमें, यहाँ से लेते हैं FE, या फिर यहाँ से DEFC, ऐसा कर लेते हैं, DEFC नहीं, जैसे मैंने लूप का नाम दिया ऐसा कर लेते हैं, FEDCF। चल कैसे भी सकते हैं, FED फिर C और फिर F, अल्फाबेट्स उल्टे हो गए ना, बस कोई बात नहीं। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ गए हम, तो करंट ये रहा I1 माइनस I2, रजिस्टर की वैल्यू 10 है, तो पहले ये लिख दो आराम से, पहले करंट लिख दिया करो, रजिस्टर को मल्टीप्लाई कर दिया करो उससे, और फिर सोचो आप क्या आप करंट के डायरेक्शन में हो या अपोजिट हो। तो आप करंट के डायरेक्शन में हो तो ये माइनस में आएगा, करंट के डायरेक्शन में होंगे तो माइनस आएगा, अपोजिट चल रहे होंगे तो प्लस आएगा। फिर आप इधर गए तो ये बैटरी आई, अब बैटरी में आपको लिखना पड़ेगा 40, लेकिन आप लोअर से हायर जा रहे हो तो ये पोटेंशियल का गेन है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 40,
फिर इधर गए वापस, कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला, फिर इधर गए तो इधर मिला आपको रजिस्टर, कौन सा मिला रजिस्टर, 40 रजिस्टर मिला और उसके क्रॉस करंट कितना I2। लेकिन आप जा रहे हो इधर और करंट आ रहा है इधर, आप जा रहे हो इधर करंट आ रहा है इधर, तो अपोजिट है इसलिए प्लस के साथ आएगा। और फिर इधर पहुंचे फिर वापस F तक पहुंच गए, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा इधर, मतलब इक्वल टू हो जाएगा 0। और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितनी आ रही है भाई, माइनस का 10I1 यहाँ से, बस तो माइनस का 10I1 प्लस का 10I2 यहाँ से, प्लस का 40 यहाँ से, तो 50I2 और प्लस 40 इज इक्वल टू 0, प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू अगर आप 10 से उड़ा दो पूरी इक्वेशन को, ये कितना आ गया, सिंपली -I1 प्लस 5I2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बस अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसमें I1 प्लस का, इसमें माइनस का, तो ऐड कर देते हैं सिंपली, तो ऐड कर दो, ऐड 1 और 2। तो दो इक्वेशन आप सॉल्व कैसे भी कर सकते हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो आपको अच्छा लगे। इसको इससे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7I2, 7I2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसको इक्वल टू -4 लिख देते हैं, बस इक्वल टू -4। तो इसको ऐड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो ये 0 आ गया, तो I2 तो 0 आ रहा है ना। इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे, I2 0 आ रहा है, I2 को यहाँ 0 डाल दो तो I1 कितना आ रहा है 4, तो सिंपली I1 कितना आ रहा है 4 एम्पियर। मतलब I2 0 है, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, और I1 कितना है 4, ये वैल्यू 4 एम्पियर है, तो सिर्फ 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ऐसे फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में तो है ही नहीं करंट। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि डी और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए हो रहा होगा। ये हो गया इसका आंसर।